मिडीवियल एजेस में यूरोपियंस डार्क टाइम्स में जी रहे थे। उनकी सोच बहुत ही पुरानी थी, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते थे, लर्निंग कुछ भी नहीं थी सोसाइटी में। जो लर्निंग थी भी वो रिलीजियस लाइंस पे थी। चर्च का बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे प्रभाव था और लोग चर्च को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते थे। जो चर्च कहता था वही सच था। सोसाइटी आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। पर 14th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ कि यूरोपियन सोसाइटी पूरी तरह से बदल गई। उनका सोचने का तरीका बदल गया, चीज़ों को समझने का तरीका बदल गया और अब वो लाइफ से क्या चाह रहे थे ये सब चीज़ें बदलने लगी। पर इसकी शुरुआत 14th सेंचुरी में हुई। तो ऐसे क्या इवेंट्स हुए जिसने यूरोपियन सोसाइटी को पूरी तरह से बदल के रख दिया और वर्ल्ड हिस्ट्री को मिडीवियल टाइम्स से मॉडर्न टाइम्स में ले आए, जानेंगे इसी वीडियो में। 27th BC में ऑगस्टस ने रोमन रिपब्लिक का एंड किया और रोमन एम्पायर की स्थापना की और खुद उसके सबसे पहले एम्परर बने। रोमन एम्पायर हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एम्पायर है। रोमन एम्पायर के बारे में हम अच्छे से समझेंगे मिडीवियल और एंशिएंट हिस्ट्री में। अभी के लिए ये एक मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा हूँ, एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि कैसे कैसे जो इवेंट्स हैं वो घटे हैं 14th सेंचुरी तक। अपनी हाइट पे रोमन एम्पायर ब्रिटेन से लेके इजिप्ट तक और स्पेन से लेके मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इतना वाइड एम्पायर होने की वजह से इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए डाइकोक्लियन ने, जो उस समय रोमन एम्परर थे, इस एम्पायर को दो हिस्सों में बांट दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और उन्होंने अपने साथ एक को एम्परर रख लिया। जैसे को पायलट होता है वैसे ही उन्होंने एक को एम्परर रख लिया जो कि दूसरा एम्पायर संभालेंगे, और खुद एक एम्पायर संभाल रहे थे, लेकिन वो ही एक मेन एम्परर माने जा रहे थे। पर जब उन्होंने ये सब किया तो उन्होंने क्लियरली इसके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इससे हो सकता है दोनों एम्पायर्स के बीच में डिवाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, या दोनों एम्पायर्स के बीच में लोगों में हो सकता है डिफरेंसेस आ जाएं, या फिर आगे जाके सक्सेशन के लिए लड़ाइयाँ हों कि अगर मान लो कि ये एक एम्परर है और एक एम्परर है, इनके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, दोनों आपस में लड़ें कि हम एम्परर बनेंगे। तो उन्होंने क्लियरली इसके बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में सही से नहीं सोचा था जब उन्होंने एम्पायर को दो हिस्सों में बांट दिया। और हुआ भी ऐसे ही। आगे जाके एम्पायर में सिविल वॉर छिड़ी कि एम्परर कौन बनेगा। इस सिविल वॉर को जीता कॉन्स्टेंटीन ने और खुद इस एम्पायर के एम्परर बने। इन्होंने दोनों एम्पायर्स को जोड़ दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, दोनों को जोड़ दिया और इसकी जो कैपिटल है उसको ईस्ट में शिफ्ट कर दिया। जिस जगह इन्होंने इसकी कैपिटल बनाई उस जगह का नाम इन्होंने अपने नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। इनका नाम कॉन्स्टेंटीन था, इन्होंने उस जगह का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। ये जगह अगर आज के हिसाब से हम अगर हम देखें, ये जगह जहां आज इस्तांबुल है उसी का पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है। कॉन्स्टेंटीन के बेटों ने एम्पायर को फिर से दो हिस्सों में बांट दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उस पर कुछ जर्मनिक ट्राइब्स ने हमला किया और उसको कॉन्कर कर लिया। इस पॉइंट के साथ साथ कह सकते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और 5th सेंचुरी तक वेस्टर्न रोमन एम्पायर बिल्कुल ही खत्म हो गया था। रोमन एम्पायर खत्म हुआ था, पर जो उस एम्पायर की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी बढ़ रही थी। वहाँ के जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे और उनके जो गुड्स की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसलिए डिमांड बढ़ रही थी। इसलिए जो ट्रेडर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे।
उस समय भी। तो वो ट्रेड कहाँ से करते थे? वेनिस के थ्रू वो ट्रेड करते थे ईस्ट के साथ, क्योंकि जो ज़्यादातर रॉ मटेरियल, ज़्यादा बड़ी मार्केट्स जो थी वो ज़्यादातर ईस्ट में थी। कपड़े का व्यापार ज़्यादातर ईस्ट में था, सिल्क का व्यापार ज़्यादातर ईस्ट में था, पेपर का व्यापार ईस्ट में था, स्पाइसेस ईस्ट में थे। जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, वो सब ईस्ट में बिक रही थी, और ईस्ट में इन चीज़ों की बहुत बड़ी मार्केट्स थी। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी ट्रेड जो है वो ईस्ट के साथ कर रहे हैं। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर अभी भी चल रहा है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर 15th सेंचुरी तक चलता रहा। फिर क्या होता है, 29 में 1453 को एक ऑटोमन राजा जिनका नाम महमद II है, वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक करते हैं, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल है, और उसको कैप्चर कर लेते हैं। ये इवेंट हिस्ट्री का सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट है। कई हिस्टोरियंस के हिसाब से इस इवेंट से मिडीवियल टाइम्स खत्म हो गए और मॉडर्न टाइम्स शुरू हो गए। अब जब महमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया, उसके बाद से उन्होंने जो भी सामान कॉन्स्टेंटिनोपल से होके यूरोप में जाएगा उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और चीज़ों के दाम एकदम से मार्केट में बढ़ गए, पर डिमांड कम नहीं हो रही थी, डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा थी। जो बैजेंटीन एम्पायर था, जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, धीरे धीरे बैजेंटीन एम्पायर का भी डिक्लाइन शुरू हो गया। तो क्या हुआ, जो बैजेंटीन एम्पायर में जितने भी लोग थे वो वेस्ट की तरफ जाने लगे, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमन्स का राज हो गया था, और ये जो थे ये क्रिश्चियंस थे। जो बैजेंटीन एम्पायर में ज़्यादातर जो लोग थे वो क्रिश्चियंस थे, लेकिन अब जो राज हो गया था वो ऑटोमन्स का हो गया था, जो कि मुस्लिम्स थे। तो जो बैजेंटीन एम्पायर के लोग थे, जो प्रजा थी, वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गए। जो एक मेजर फ़र्क था दोनों रोमन एम्पायर्स के बीच में। अब आप कहेंगे कि मैं रोमन एम्पायर की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यूरोप में जो चेंजेस आए वो कैसे कैसे आए। तो उसके लिए आपको एक बैकड्रॉप आपके दिमाग में बन जाएगा, अच्छा ये था और यहाँ से अब ये हो गया और कैसे हुआ, तो वो एक पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। इसीलिए मैं आपको ये इतना बैकग्राउंड इसके बारे में दे रहा हूँ। तो जो दोनों रोमन एम्पायर्स थे उनमें एक मेजर डिफरेंस था, वो था लर्निंग को लेके। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, क्योंकि वो ईस्ट में था और ईस्ट के साथ उनका मतलब कह सकते हैं काफ़ी नियर बाय थे वो ईस्ट के, और ग्रीस के भी काफ़ी करीब थे। तो ग्रीस में क्या था, एंशिएंट विजडम बहुत ज़्यादा थी, एंशिएंट फिलोसोफर्स बहुत ज़्यादा ग्रीस में हुए, जिनको कहते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, लोग कहते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, तो वो ग्रीस में बहुत ज़्यादा थे। ऐसे ही ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा विजडम थी, मेडिसिन को लेके, मैथमेटिक्स को लेके, और भी बहुत सारी मतलब फ़िलॉसफी को लेके बहुत सारी जो विजडम थी वो ईस्ट में भी थी। तो ईस्ट में लर्निंग सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा थे। पर्शिया में बहुत सारा, जो पर्शिया जिसको आज ईरान कहते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे। ईस्ट में बहुत सारे लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे, पूरे वर्ल्ड से लोग जो थे वो अट्रैक्ट होते थे यहाँ पे लर्निंग के लिए। तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लोग थे वो बहुत ज़्यादा लर्निंग को तवज्जो देते थे, और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लोगों के मुकाबले। तो जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो ये जितने भी लोग थे जो वेस्ट में गए, ये अपनी विजडम को साथ लेके गए। और वेस्ट में तब क्या हो रहा था, 14th
अब ये 1453 के बाद का समय है, आप समझ लीजिए 1453 के बाद ये जो लोग हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत चीज़ें समझ चुके हैं, बहुत उन्होंने फ़िलॉसफी पढ़ी है, तरह तरह के फ़िलोसफर्स को पढ़ा है, लाइफ के बारे में बहुत समझ चुके हैं, ये सारी नॉलेज लेके वेस्ट की तरफ गए। और वेस्ट में उस समय एक और बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई। ये 1453 के बाद का समय है। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हो गई। गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया। इससे पहले ज़्यादातर जो किताबें थी वो रिलीजियस थी, मान लीजिए सिर्फ रिलीजन के ऊपर ही किताबें थी, और जो किताबें जिनके पास थी भी वो किताबें एक तरह से बहुत लग्जरी थी, सबके पास किताबें नहीं थी। तो जिसके पास किताब थी जो वो बताता था लोग मान लेते थे कि हाँ कि इसने बोला है और किताब में लिखा है तो सही होगा। पर अब क्या हुआ कि 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ, किताबों का जो रेट है वो कम होने शुरू हो गए, तो किताबें ज़्यादा प्रिंट हो सकती थी। अब जो लोग जो ईस्ट से विजडम लेके आए उन्होंने वेस्ट में जाके वो फैलानी शुरू करी विजडम। अब उनके पास टूल भी था कि वो भाई किताबें पब्लिश करके वे फैला सकते थे, तो ये जो लर्निंग है वो इजी हो गई। पहले वो क्या करते थे कि जो मतलब किसी रिलीजियस लीडर ने जो बोल दिया वो मान लिया। अब वो क्या कर सकते थे, खुद बाइबल खरीद के खुद पढ़ सकते थे कि जो वो बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं है। धीरे धीरे ऐसी दूसरी बातों में भी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी, लोगों ने पुराने फिलोसफर्स को पढ़ना शुरू किया। जो लोग यहाँ से इधर गए थे इन्होंने बताया कि भाई आप सिर्फ रिलीजियस लर्निंग के कोई तवज्जो दे रहे हो, ईस्ट में जो लोग हैं वो और भी कितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं और फिलॉसफी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप तो सिर्फ रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हो। तो धीरे धीरे लर्निंग और क्यूरियोसिटी यूरोपियंस में बढ़नी शुरू हुई। अब क्या हुआ, यूरोपियंस जो थे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी किताबें लिखने लगे और उसको पब्लिश करने लगे। अभी तक क्या हो रहा था कि दो ही लैंग्वेज थी, लैटिन और ग्रीक। यहाँ पे लैटिन, यहाँ पे ग्रीक, क्योंकि ग्रीस यहाँ पे है। अब यहाँ के लोग यहाँ गए तो यहाँ पे गए तो वो ग्रीक में ही अपनी लैंग्वेज में बता रहे थे। पर जो बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स अलग अलग, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही थी। तो उसके लिए लोगों ने क्या करा, जो पुरानी किताबें हैं, पुराने टेक्स्ट हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया और लैंग्वेज में लोगों को बताना शुरू कर दिया। इससे लर्निंग और इम्प्रूव हो गई। तो धीरे धीरे देख रहे हो आप कि लर्निंग का जो है दौर यूरोप में शुरू हो गया, लोग और क्यूरियस हो गए। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि अब ट्रेड में दिक्कत आ रही थी। तो जब ट्रेड में दिक्कत आ रही है तो भाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब वो धीरे धीरे पढ़ भी रहे थे, समझ भी रहे थे, तो उन्होंने कुछ सोचा इसका तरीका निकाला जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम इधर से हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, इस रूट से ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम नया रूट ढूंढेंगे ट्रेड करने का। तो यूरोपियंस ने नए ट्रेड रूट्स ढूंढने शुरू करे। उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि उनको शिप बिल्डिंग आनी चाहिए। ट्रेड करोगे कैसे? ट्रेड करने के लिए आपको समुद्र में तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप इस जो ज़मीन के रास्ते तो जा नहीं रहे। अब आप ज़मीन का रास्ता नहीं है तो आप इधर समुद्र है, समुद्र में उतरो आप। तो उसके लिए उनको शिप बिल्डिंग सीखनी पड़ी। उन्होंने सीखी शिप बिल्डिंग की नॉलेज, यूरोपियंस ने ली, धीरे धीरे उसको सीखी। ये साथ साथ सब चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, लर्निंग बढ़ रही है। अब लर्निंग बढ़ रही है तो उन्होंने सोचा कि दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो अब प्रॉब्लम आई और लर्निंग हो रही है, तो उन्होंने बोला इस प्रॉब्लम को लर्निंग से कैसे सॉल्व करें। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने शिप बिल्डिंग भी सीखी धीरे धीरे। और क्या हुआ कि लोगों ने जो एम्पायर्स थे, अब एम्पायर्स में जो राजा थे, मतलब धीरे सब में अलग अलग एम्पायर्स थे। जैसे फ्रांस में अलग एम्पायर था,
इटली में अलग एम्पायर था, स्पेन में अलग था, पोर्चुगल में अलग था। तो ये जो एम्पायर्स के राजा जो थे, एम्परर्स थे या रानियां थीं, वो चाहते थे कि भाई, क्योंकि ट्रेड में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई के नए रूट्स ढूंढे जाए, और नए रूट्स को ढूंढने के लिए वो अपनी लोगों को एनकरेज करने लगे। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन करने वाले जो 2 स्टेट्स थे वो थे स्पेन और पोर्चुगल। ठीक है। 1488 में एक पोर्चुगल के एक्सप्लोरर जिनका नाम था बार्थेलोमेओ डियाज, इन्होंने अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में शुरुआत की। वहां से वो धीरे धीरे उन्होंने कहा इसके एंड कहाँ पर है, अफ्रीका का एंड कहाँ पर है। तो वहां से वो पकड़ते सीधा अफ्रीका के बिल्कुल साउथ तक आ गए। जब साउथ में आए तो जहां पर वो एंड हुआ, जहां पे उन्होंने देखा कि इसके बाद समुद्र है, जहां पे ये लैंड एंड हो रहा है, उस जगह का नाम उन्होंने रखा केप ऑफ स्टॉर्म्स। तो ये बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई। अब क्योंकि पहले तो वो इससे फिर इसी रूट से जा रहे थे, अब उनको पता लग गया कि अच्छा यहाँ तक है ये। एक यूरोपियंस को एक आइडिया हो गया कि जो अफ्रीका है वो यहाँ तक है, इसके बाद से हम उस तरफ जा सकते हैं, यहाँ से घूम के हम उस तरफ जा सकते हैं। इस एक्सप्लोरेशन से खुश होकर जो पोर्चुगल के राजा हैं उन्होंने इस जगह का नाम केप ऑफ गुड स्टॉर्म्स से हटा के केप ऑफ गुड होप रख दिया, क्योंकि उनके लिए एक तरह से ये होप थी। केप ऑफ गुड होप इसका नाम रख दिया। 1488 में इसका इन्वेंशन हो गया। इसी इन्वेंशन का फायदा उठा के 1498 में वास्को ड गामा इसी रूट से होते होते इंडिया के कैलिकट आ गए। नया रूट मिल गया। पहले वो इधर से जा रहे थे, महमद तूने बोला कि भाई टैक्स दो नहीं तो ट्रेड नहीं करो। उन्होंने कहा भैया ठीक है। उन्होंने क्या करा, नया रूट ढूंढा। पहले केप ऑफ गुड होप ढूंढा। उस समय आप सोचो कि कोई आपके पास मैप नहीं है, कंपस उनके पास था, तो उसी के हिसाब से सोचो उनको कितना टाइम लगा होगा ढूंढने में। आप सोचो कि आपके पास जीपीएस नहीं है। आज के समय तो आपके पास जीपीएस है, मोबाइल है, सब है। उस समय ना कोई आपके पास जीपीएस है, ना आपके पास इंटरनेट है, ना आपके पास कोई मैप है, ना आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आगे क्या होगा। वहाँ पे हो सकता है जंगल हो सकता है आगे जहाँ से वो जा रहे थे, या तो वो समुद्र से जा रहे थे, तो हो सकता है इसका कोई एंड ही ना हो। कहाँ तक जाएगा कोई आइडिया नहीं है। पर फिर भी उन्होंने इसको डिस्कवर किया 1488 में। तो 1488 में केप ऑफ गुड होप मिला। 1498 में इसी रूट से होते हुए वास्को ड गामा कैलिकट इंडिया पहुंच गए। जब वास्को ड गामा यहाँ से स्पाइसेस और भी चीज़ें लेके वापस पोर्चुगल आए, तो जो सामान वो इंडिया से पोर्चुगल लेके आए थे, उस सामान की कीमत, उनका जो आने जाने का जितना भी खर्चा हुआ है, उससे 70% ज़्यादा उस सामान की कीमत थी। बढ़िया, उनका बढ़िया फ़ायदा हुआ। अगले साल वो फिर आए, और अगले साल आके उन्होंने इंडिया में अपना एक सेंटर ही एस्टेब्लिश कर दिया पोर्चुगल का। ऐसा ही सेंटर उन्होंने एक श्रीलंका में एस्टेब्लिश करा, ऐसा ही एक इंडोनेशिया में करा, चाइना में करा और जापान में करा। अब उनको धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरू हुई यूरोपियंस को, तो उनका मोटिवेशन और बढ़ा। अब आप देखो, ट्रेड शुरू हो गया भाई, ठीक है, ट्रेड शुरू हो गया, लर्निंग भी चल रही है साथ साथ। अब भाई ये सब हो रहा है, तो यूरोपियंस जो थे धीरे धीरे उनमें लर्निंग और बढ़ने लगी, और अब वो सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे थे। अब वो उनमें क्यूरियोसिटी आई कि भाई ट्रेड क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, पैसा क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है। धीरे धीरे सब चीज़ों को पढ़ने लगे वो। अब धीरे धीरे लिटरेचर का क्रेज उनको लगा, पोइट्री का क्रेज लगा।
पोइट्री के राइटर्स बहुत सारे आए, जैसे चौसर, जैसे पेत्रियाक। ये बहुत फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट्स थे इस समय के, जिन्होंने यूरोपियंस को जगाने में अपना बहुत रोल निभाया है। ऐसे ही लिटरेचर में राइटर्स आए, जिनमें सबसे फेमस हुए शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। उसके बारे में आपने सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे राइटर्स लिटरेचर में आए, बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने पोइट्री करी, ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में लिखा। उनमें से एक बहुत फेमस है जिनका नाम है मैकियावेली। इन्होंने द प्रिंस करके इनकी एक बुक है। ऐसी ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन थी, वो थी स्पेनिश एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस की। उनका सोचना था कि जो जितने भी रूट अभी तक हम इंडिया और ईस्ट की तरफ ढूंढ पाए हैं वो इस तरफ से हैं, मतलब यूरोप के इस तरफ। तो हम अब यूरोप के इस तरफ से ना जाके अब हम यूरोप के दूसरी तरफ से रूट ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं यूरोप के वेस्ट से मैं इंडिया जाने का रास्ता ढूंढूंगा। अभी तक जो जितने भी रूट थे वो यूरोप के ईस्ट से इंडिया जाने के ढूंढे जा रहे थे, और ईस्ट से ही जितने भी एक्सप्लोरेशन है वो ईस्ट से हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि केप ऑफ गुड होप से लेके वास्को ड गामा गए, वो भी ईस्ट से गए। तो उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट से ढूंढूंगा, मैं इंडिया जाने का रास्ता वेस्ट से, यूरोप के वेस्ट से ढूंढूंगा। तो शुरू में उनको स्पेन से चार्टर मिल गया, कुछ शिप्स लेके वो निकले वेस्ट की तरफ कि चलो ढूंढते हैं। बीच में तूफान आया, तूफान आने की वजह से उनकी जो शिप है एक जगह जाके टकराई। जहां वो रुके वहां पे उन्होंने देखा कि जो लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं, ये तो लोग बड़े अच्छे हैं, और लोग जो थे वो अजीब सी ड्रेस डाली हुई थी उन्होंने, और लाल कलर की उनकी स्किन थोड़ी सी रेडिश थी, और बहुत अच्छे से वो इन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस का स्वागत किया। तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके वो स्पेन वापस आ गए। उन्होंने कहा भाई मैंने तो रूट ढूंढ लिया, और जिस जगह वो गए उन्होंने सोचा ये इंडिया है, मैं क्योंकि यहाँ आया हूँ तो ये इंडिया ही है। जो लोग उन्होंने ढूंढे उनका नाम उन्होंने रेड इंडियंस रख दिया। अब उन्होंने आके बताया कि भाई मैं तो ढूंढ लिया, ये रहा रूट। पर उनको नहीं पता था कि वो जहां गए वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था। उस समय तक अमेरिका की इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, उस समय तक अमेरिका की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। कोई जानता नहीं था कि अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है। अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कह के यूरोपियंस बुलाते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि अमेरिका है। क्योंकि देखो यूरोप और एशिया तो जुड़ा हुआ है, तो लोगों का आना जाना आसानी से हो रहा था। पर अमेरिका बिल्कुल ही अलग है, लोग जानते ही नहीं थे कि अमेरिका भी कोई कॉन्टिनेंट है उस समय। तो जिस जगह वो गए वो अमेरिका था। तो ना जाने में उन्होंने अमेरिका की इन्वेंशन कर दी 1492 में। इसकी भी कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम बात करेंगे किसी लेटर एपिसोड में, और बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये। यूरोपियंस ने जो अत्याचार नेटिव अमेरिकन्स पे किए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेसन है हिस्ट्री का। इसको हम किसी लेटर एपिसोड में करेंगे। ऐसी ही स्पेन की एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन थी कि उन्होंने एक पोर्चुगल के एक्सप्लोरर को हायर किया जिसका नाम था फर्डिनेंड मैंगलियन, और इनको बोला कि भाई इंडिया का रूट डिस्कवर करो यूरोप के वेस्ट से। तो ये कुछ लोगों को शिप्स पे लेके निकले। अमेरिका साउथ अमेरिका से होते होते गए, किसी तरह बचते बचाते फिलीपींस पहुंच गए। उससे पहले तक इनके ज़्यादातर जो क्रू था, जो इनके साथ गए थे लोग, उनकी डेथ हो चुकी थी।
या तो वो इनका बीच में राशन ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से डेथ हुई। दूसरा, बहुत हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से डेथ हो गई, या मलेरिया किसी डिजीज़ की वजह से डेथ हो गई। और जब ये वहाँ पहुँचे तो इनकी वहाँ पे लोकल्स के साथ कुछ लड़ाई हुई, तो इनको भी लोकल्स ने मार दिया। तो जो बाकी लोग बचे थे वो वापस इसी रास्ते से नहीं आए, वो दूसरे ईस्ट वाले रास्ते से होते हुए यूरोप वापस पहुंचे। तो ना जाने अनजाने में इन्होंने वर्ल्ड टूर कर लिया। इसको फर्स्ट वर्ल्ड टूर कहते हैं। सिर्फ 18 लोग वापस आए थे, और गए कितने थे? 5 शिप्स में 300 लोग। 300 में से सिर्फ 18 लोग वापस आए थे। इसको वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड टूर भी कहते हैं। तो ये सब एक्सप्लोरेशंस हो रही थी, साथ साथ में लर्निंग की ग्रोथ हो रही थी, साइंस की ग्रोथ हो रही थी। अब जो था, ट्रेड भी बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे लर्निंग और बढ़नी शुरू हुई। जो ये एक तरह से ये चेंज आने शुरू हुए, जिससे यूरोपियंस की मेंटेलिटी चेंज हो गई, उनका सोसाइटी चेंज हो गई, और धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी चेंज हुई, उनके रहने का लाइफस्टाइल चेंज हुआ। इस चेंज को वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसांस पीरियड बुलाते हैं। जब ये सब हो रहा था, इस पीरियड को रेनेसांस पीरियड बुलाते हैं। रेनेसांस का मतलब होता है दोबारा जागना। हिंदी में अगर रेनेसांस की ट्रांसलेशन की जाए तो उसे कहते हैं पुनर्जागरण। मतलब कुछ लोग जो सो रहे थे वो दोबारा जाग रहे हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि यूरोपियंस जो अभी तक थे वो पुरानी सोच के थे, ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे थे, साइंस के बारे में नहीं सोच रहे थे, सोसाइटी आगे कैसे जाएगी, सिविलाइजेशन आगे कैसे बढ़ेगी, ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी। जैसे तैसे रह रहे थे, जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। कोई लर्निंग नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, सिर्फ रिलीजियस लर्निंग थी। जो बाइबल में लिखा मान लिया, जो किसी रिलीजियस लीडर ने बताया मान लिया। बाइबल भी सबके पास नहीं थी क्योंकि बुक्स लग्जरी थी। पर धीरे धीरे ये सब चेंज हुआ। धीरे धीरे यूरोपियंस ने चीज़ें समझनी शुरू की, लर्निंग को तवज्जो दी, सिर्फ रिलीजियस लर्निंग को छोड़ के साइंस के बारे में पढ़ने लगे, ह्यूमंस के बारे में पढ़ने लगे, और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने लगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ने लगे, ट्रेड के बारे में पढ़ने लगे कि ट्रेड कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या होता है। इस यूरोपियंस के जागने के पीरियड को, जिसमें बहुत बदलाव आया, जिसमें उन्होंने इतने फेमस पोएट्स हिस्ट्री को दिए, इतने अच्छे राइटर्स हिस्ट्री को दिए, साइंटिस्ट हिस्ट्री को दिए, और पॉलिटिशियंस हिस्ट्री को दिए, पॉलिटिकल राइटर्स हिस्ट्री को दिए। इस पीरियड को पुनर्जागरण या रेनेसांस हिस्ट्री में कहा जाता है। जब भी आपको कोई काम करना है, सबसे पहले उसका एक आइडिया आपके दिमाग में आता है। तो अगर आप अपना दिमाग को बंद कर रखोगे, अगर आप समझोगे कि मुझे कुछ ये चीज़ नहीं सीखनी, मैं जितना हूँ मैं उतना ही रहूँगा, मुझे कुछ चीज़ नहीं सीखनी, मैं ऐसा ही रहूँगा, तो आप कुछ नई चीज़ के बारे में नहीं सोच पाओगे। जब तक आप कुछ नई चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक समाज में आपको रिस्पेक्ट या समाज में आपको पैसे, रुतबा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप वही चीज़ करोगे जो समाज में पहले भी हो रहा है, तो उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। समाज में कुछ अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ नया कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि अगर जो किसी के पास है वो ही अगर आप उसको दोगे तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, ये तो मेरे को और भी लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया समाज को दोगे, कोई नया आइडिया
कोई नया आइडिया समाज को दोगे और उसको एग्जीक्यूट करके लोगों को दिखाओगे तो आपका नाम समाज में और हिस्ट्री में आ सकता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपके दिमाग से। तो इसीलिए ये इवेंट हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि अभी तक लोग जो थे सो रहे थे, दिमाग बंद करके बैठे थे, पर अब उन्होंने अपना दिमाग और अपनी आंखें खोली कि भाई क्या क्या कर सकते हैं हम। रेनेसांस ने ह्यूमंस को उनकी ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करवा दी कि एक एम्परर ने बोला कि यहां से ट्रेड नहीं कर सकते तुम। अब उन्होंने बोला ठीक है, हम नया रूट ढूंढेंगे। उस समय आप सोचो कि आप एक आइलैंड पे हो, आपको नहीं पता वो आइलैंड कितना लंबा है। उसके आइलैंड के जो बाद अगर मैं समुद्र में जाऊंगा वहाँ से वापस आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। समुद्र में अगर थोड़ा आगे जाऊंगा वहाँ पे क्या वेदर कंडीशंस होंगी। समुद्र में कौन से जीव जंतु हैं आपको नहीं पता, और आपको कितना चलना पड़ेगा। तो एक तरह से ह्यूमंस को उनकी पोटेंशियल रियलाइज हो गई रेनेसांस पीरियड में। एक तरह से आइडियाज का जन्म होना शुरू हो गया, दिमाग खुल गया है। अब क्या हो रहा है? आइडियाज आने शुरू हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया। इस एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया गया, यही हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।